के अंतर्गत आज हम 9वें अध्याय में अनुवाद के गुणों की चर्चा करेंगे। अनुवाद के गुण के रूप में सर्वप्रथम इस इकाई की रूपरेखा को समझना आवश्यक है। प्रस्तावना, उद्देश्य, उपयुक्त पर्याय चयन की समस्या, क्रिया विशेषण एवं क्रिया शब्दों के अनुवाद, क्रियापद का अनुवाद, वाच्य एवं क्रमवाच्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन, मिश्र वाक्यों का अनुवाद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सफल अनुवाद की पहचान आदि के बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। अनुवाद। प्रस्तावना। कथ्य में तथ्य तथा विचार की प्रधानता और कथन प्रक्रिया में भाषा शैली की ऋतुजा के कारण ज्ञान के साहित्य का अनुवाद ललित साहित्य के अनुवाद की अपेक्षा सरल होता है। फिर भी इनके अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद करने पर अनेक समस्याएं आती हैं। इस इकाई में सफल अनुवाद के गुणों के लक्षण समझने का प्रयास करेंगे। कथ्य में तथ्य तथा विचार की प्रधानता और कथन प्रक्रिया में भाषा शैली की ऋतुजा के कारण ज्ञान के साहित्य का अनुवाद, ललित साहित्य की अनुवाद और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद पर आने वाली अनेक समस्याओं की चर्चा करते हुए इस अध्याय में हम उनके गुणों पर विचार करेंगे। उद्देश्य। अनुवाद में उपयुक्त पर्याय का चयन करना और उसको समझना, सफल अनुवाद के गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकना इस इकाई का मूल उद्देश्य है। उपयुक्त पर्याय निर्धारण का प्रमुख और मौलिक आधार संदर्भ है। संदर्भ के द्वारा ही शुद्ध और उपयुक्त पर्याय का निर्णय संभव होता है तथा दूसरा आधार अनुवाद भाषा की प्रकृति और प्रायोगिक स्तर होता है। अनुवादक जब अपने कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसके सामने सबसे पहले उपयुक्त पर्याय के चयन की समस्या आती है। शब्दों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामान्य शब्द और दूसरे पारिभाषिक शब्द। अंग्रेजी के सामान्य शब्दों के प्रमाणिक पर्याय को देखना है तो फादर, कामली, बुलेक तथा अर्धेव भारी आदि के द्विभाषिक कोशों में आसानी से मिल जाती हैं। पर्याय निर्धारण का प्रमुख और मौलिक आधार है। संदर्भ के द्वारा ही शुद्ध और उपयुक्त पर्याय का निर्णय संभव होता है। पर्याय निर्धारण का दूसरा आधार अनुवाद भाषा की प्रकृति और प्रायोगिक स्तर है। हिंदी की अपनी प्रकृति है। यद्यपि आधुनिक हिंदी गद्य शैली पर अंग्रेजी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, फिर भी उसके वाक्य विन्यास, शब्द योजना, वर्ण मैत्री आदि का पृथक वैशिष्ट्य है। संस्कृत और अंग्रेजी से भिन्न इसका अपना मुहावरा है जो उसके स्वरूप को अंकित करता है। इसलिए अंग्रेजी के वाक्यांशों, मुहावरों और पर्यायों को भी उसकी इस प्रकृति के अनुरूप ढालना आवश्यक है। यदि विषय के अनुरूप शैली शास्त्रीय है तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का
प्रयोग वांछित होता है, किंतु यदि उसका विषय सामान्य जीवन व्यवहार से संबद्ध है तो आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग अधिक अधिक प्रयोग करना उपयुक्त होगा। विशेषण शब्दों के अनुवाद को समझने के लिए विशेषण के प्रकार को समझना है। विशेषण दो प्रकार का है, भावात्मक, अभावात्मक। और क्रिया विशेषण तथा विशेषण शब्दों के अनुवाद। विशेषण प्राय दो प्रकार का होता है, भावात्मक और अभावात्मक। अंग्रेजी में अभावात्मक विशेषण का निर्माण सामान्यतः अन इन उपसर्गों से होता है। हिंदी में भी संस्कृत के प्रभाव से अ और अन उपसर्ग यही कार्य सिद्ध करते हैं। अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग अच्छे बुरे दोनों में होता है। अंग्रेजी के कुछ विशेषणों के शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अनुवाद व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने पर भी पूर्व प्रचलित अर्थ से भिन्न या विपरीत अर्थ के वाचक हो जाते हैं। रेलवेंट इसी प्रकार का शब्द है। इसका शाब्दिक अनुवाद प्रासंगिक हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। व्याकरण की दृष्टि से इसका आधिकारिक के विपरीत प्रासंगिक अर्थ ही मान्य रहा है। आधिकारिक कथावस्तु, प्रासंगिक कथावस्तु या प्रासंगिक अर्थ संगति है, अतः रेलेवेंट का अधिक उपयुक्त अनुवाद सार्थक ही हो सकता है। लेकिन अब प्रासंगिक ही प्रचलित हो गया है, इसीलिए उसका बहिष्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्याकरण की अपेक्षा लोक प्रयोग की शक्ति अधिक प्रबल होती है। विशेषणों के इस प्रकार को समझने के लिए हमें भाषा में अनुवाद और उस अनुवाद के साथ ही उसके लोक प्रचलित या लोक प्रयोग की शक्ति को अच्छी तरह समझना होगा और अनुवादक को ये ध्यान रखना होगा कि वह अनुवाद में इस विशेषण के प्रकारों का भली भांति सकारात्मक प्रयोग करता है। क्रियापद का अनुवाद। क्रियापद का अनुवाद। क्रिया का मूल आधार क्रियापद है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी के दो समानार्थी शब्दों का सूक्ष्म अंतर। टिल व्यक्तिगत रूप से कहने पर व्यंजना से सामान्य रूप से कहने पर व्यंजना। क्रियापद वाक्य का मूल आधार होता है। अंग्रेजी के अनेक क्रियापद ऐसे हैं जिनका यथातथ्य अनुवाद करना हिंदी में कठिन हो जाता है। अंग्रेजी के दो शब्द प्राय समानार्थी टेल और से, किंतु उनकी अर्थ छाया में सूक्ष्म अंतर है। टेल में व्यक्तिगत रूप से कहने की व्यंजना होती है और से में सामान्य रूप से कहने की व्यंजना होती है। रिमार्क के लिए शब्दावली आयोग ने अभियुक्ति पर्याय का निर्माण किया है, लेकिन क्रियापद के रूप में संदर्भ के अनुसार कहीं प्रतिक्रिया व्यक्त करना और कहीं प्रत्युत्तर देना जैसी शब्दावली का प्रयोग आजकल अनुवादक आवश्यक रूप से करने लग गए हैं। वाक्य के इस मूल आधार क्रियापद के द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्ति समानार्थी शब्द खोजते हुए उसके सूक्ष्म अंतर को अनुवादक अगर भुला देता है तो अनुवाद जो है वो सफल नहीं माना जा सकता है। कृत्यवाक्य और क्रमवाच्य। कृत्यवाक्य और क्रमवाच्य।
कृतवाक्य और क्रमवाच्य के काफी सा अनुवाद करने में काफ़ी सावधानी बरती जाती है। क्रम वाक्य का जिस तरह अंग्रेजी और संस्कृत में मुक्त प्रयोग होता है, उसी तरह हिंदी में नहीं। उदाहरण के लिए आई एम ओब्लाइज्ड, मैं आभारी हूँ, न कि मैं आभारी कर दिया गया हूँ। सक्रम क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कर्ता का होना अनिवार्य है। दंगों में तो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप की स्थिति अनिवार्य है, किंतु दुर्घटना घटित होते ही चाहे उसके मूल में किसी कर्ता का हाथ क्यों न हो, इसके लिए उसके संदर्भ में आक्रामक क्रिया करना का प्रयोग ही उचित होगा। प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन। अंग्रेजी के प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन के विषय में निश्चित नियम है। कथन का परोक्ष कथन में परिवर्तित करने का प्रधान वाक्य के कर्ता क्रम के पुरुष रूप और क्रिया पद के रूप के अनुवाद उपवाक्य के कर्ता का रूप और क्रियापद का कालिक रूप परिवर्तित हो जाता है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार उपवाक्य मध्यम पुरुष यू या तुम, प्रधान उपवाक्य के अनुसार प्रथम पुरुष में और वर्तमान कालिक क्रियापद भूतकालिक था में परिवर्तित हो गया है, किंतु हिंदी में इस प्रकार का पुरुष या काल का परिवर्तन सर्वथा भ्रामक हो जाता है। हिंदी में प्रत्यक्ष कथन परोक्ष कथन की विभाजक रेखा सर्वथा निश्चित नहीं होती है। प्राय की जोड़ देने से अर्थ सिद्ध हो जाता है, फिर भी कभी कभी इस प्रकार के अनुवाद में कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं। मिश्र वाक्यों का अनुवाद। जटिल समस्या। अंग्रेजी में क्रियापद का प्रयोग क्रम से पहले होता है, जबकि हिंदी में क्रियापद का प्रयोग क्रम के बाद होता है। मिश्र वाक्य के अनुवाद की समस्या थोड़ी जटिल है। अंग्रेजी में क्रियापद का प्रयोग क्रम से पहले हो जाता है, इसीलिए क्रम से संबंध विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण आदि उपवाक्यों की दोहरी कभी कभी तीसरी श्रृंखला आसानी से प्रधान वाक्य के साथ जुड़ जाती है। मुहावरे और कहावतें। मुहावरे और कहावतों का अनुवाद। मुहावरे एवं कहावतों का अनुवाद करने के नियम है सही अर्थ का संप्रेषण करना और समानांतर मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना, हिंदी के प्रकृति के अनुसार व्याख्या करना। मुहावरे एवं कहावतों का अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में करने के अनेक नियम हैं, जिसमें मुहावरे और कहावतें प्रत्येक भाषा के अपने अभिन्न अंग होते हैं, जिनका अनुवाद प्राय नहीं हो सकता। उर्दू भाषा के साहिब कलाम इस तथ्य पर अत्यधिक बोलते हुए मुहावरे के अनुवाद या रूपांतरण के प्रयास को सर्वथा अनर्गल मानते हैं। उर्दू के प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी ने मैथिली शरण गुप्त के कटी टूट गई जैसे मुहावरों के प्रयोग का उपहास करते हुए लिखते हैं कि हम सही मुहावरा कमर टूटना है, कमर का कोई भी पर्याय इस मुहावरे में सटीक नहीं बैठता है। कहावत के अनुवाद के विषय में भी यही नियम है। उसका शाब्दिक अनुवाद
प्राय ठीक नहीं रहता है। कहावत का समानांतर हिंदी रूप ही दिया जा सकता है, लेकिन हमें भाषिक स्तर पर कहावत के अनुवाद के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। मुहावरे एवं कहावतों के अनुवाद करने के सामान्यतः 3 नियम माने गए हैं। सही अर्थ का संप्रेषण करने वाले समानांतर मुहावरे या कहावतों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यदि समानांतर मुहावरा या कहावत शिष्ट भाषा में प्रयोग करने योग्य नहीं है, तो उसके स्थान पर ऐसी व्याख्यात्मक शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो मूल से सर्वाधिक निकट हो। समानांतर मुहावरा या कहावत न मिलने पर हिंदी की प्रकृति के अनुसार उसकी व्याख्या प्रस्तुत करना ही उपयुक्त माना जाता है। यदि अंग्रेजी के मुहावरों का हिंदी में शब्द अनुसार प्रचलित हो गया हो या हो जाता है, तो उसका मुक्त प्रभाव से प्रयोग हिंदी में करना चाहिए। सफल अनुवाद की पहचान। सफल अनुवाद की पहचान को समझने के लिए सफल अनुवाद के गुणों की चर्चा करना आवश्यक है। सफल अनुवाद की पहचान या गुण, जिसमें सर्वप्रथम उस अनुवाद की यथार्थता देखी जाती है, उस अनुवाद की स्पष्टता देखी जाती है, उस अनुवाद की भाषिक स्वच्छंदता देखी जाती है, और उसमें जिस भाषा या जिस शब्द का अनुवाद जिस भाषा में किया जा रहा है उसकी गंधहीन देखी जाती है। तो सफल अनुवाद की पहचान की चर्चा हम विस्तृत निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सफल अनुवाद की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें मूल पाठ का यथार्थ बोध होना आवश्यक है। सही अर्थ व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें अर्थ की शुद्धता के साथ साथ भाषा की शुद्धता भी सफल अनुवाद में अनिवार्य है। अनुवाद की भाषा हिंदी के प्रकृति के अनुकूल और उसकी शब्द योजना, वाक्य रचना आदि व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इस प्रकार शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि सफल अनुवाद की पहली आवश्यकता मानी गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि सफल अनुवाद के लिए भाषा की शुद्धता अनिवार्य है, और भाषा की शुद्धता में शब्द शुद्धता और अर्थ शुद्धता सबसे आवश्यक है। दूसरा गुण है स्पष्टता। स्पष्टता से अभिप्राय यह है कि अनुवाद की भाषा पारदर्शी होनी चाहिए, स्पष्ट दिखाई देने वाली होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए भाषा में, जिससे पाठक को अर्थ ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ बोध सहज नहीं होता है, और उसके प्रयोग से हिंदी अनुवाद की सामान्यतः बोधगम्य नहीं हो पाती, किंतु ये कठिनाई तो अंग्रेजी के विषय में भी पर्याय है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ तो अंग्रेजी के पाठकों को भी सहज सुलभ नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि भाषा में स्पष्टता होगी तो उस भाषा के अभिप्राय को अनुवादक अच्छी तरह समझ सकेगा, अपनी भाषा में उसको अनुदित कर सकेगा। अगर किसी अन्य भाषा से
किसी अन्य भाषा में शब्दों का अनुवाद किया जाता है और भाषा स्पष्ट नहीं है, तो वह अनुवाद क्लिष्ट होकर के अस्पष्ट हो जाएगा या वह अनुवाद असफल हो जाएगा। अनुवाद की भाषा, सफल अनुवाद की तीसरा गुण है भाषिक स्वच्छंदता। भाषिक स्वच्छंदता का यह अर्थ नहीं कि वाक्य रचना में उलझाव हो, निम्रता हो, दुरान्वेक्षण हो या कोई ऐसा दोष हो। प्रत्येक वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा दूसरे वाक्य के साथ सहज रूप से संबंध होना चाहिए। अनुवाद की भाषा सुवाच्य और प्रभावमयी होनी चाहिए। सुवाच्यता एवं प्रभाव उत्तम भाषा के गुण होते हैं। अनुवाद की भाषा के लिए ये और भी आवश्यक है, क्योंकि उनके बिना भाषा का रूप ही नहीं बन सकता है। सफल अनुवाद का अंतिम और विशिष्ट गुण यह है कि उसमें अनुवाद की गंध नहीं होनी चाहिए। इस कथन में कुछ विरोधाभास भी प्रतीत होता है, किंतु उत्तम अनुवाद का गुण यही गुण है, उत्तम अनुवाद का यही गुण है। सिद्ध अनुवादक श्रोत्र एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं पर अधिकार और निरंतर अभ्यास के बल पर इस गुण को यथाक्रम विकसित कर लेता है। सफल अनुवाद की पहचान करने के लिए उसे सफल अनुवाद के अनेक कारणों को जानना होगा, जिसमें उसके क्रियापद का अनुवाद पहचानना होगा, कृत्यवाच्य और क्रमवाच्य को पहचानना होगा, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कथन को पहचानना होगा और मिश्रित वाक्यों के अनुवाद को स्पष्ट तरह जानना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया के लिए उपयुक्त पर्याय चयन की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने कार्य का निर्धारण करना होगा। अनुवादक जब अपने कार्य में प्रवृत्त होगा तो उसके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। अतः अनुवादक को हिंदी की प्रकृति और उस प्रकृति के अनुसार गद्य की शैली, पद्य की शैली, उसका वाक्य विन्यास, उसकी शब्द योजना, वर्ण मैत्री आदि पर चर्चा करनी होगी। अनुवादक इन सभी विषयों को स्पष्ट पकड़ते हुए सफल अनुवाद की पहचान कर सकता है। यथार्थ जो मौलिकता से संबंध रखता है, स्पष्टता जो एकदम सपाट एवं सीधी भाषा से रखता है, भाषा की स्वच्छंदता, भाषिक जो स्वतंत्रता है उससे संबंध रखता है, और अनुवादक जिस विषय को लेकर अनुवाद कर रहा है उस विषय की उसमें गंध या प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये सफल अनुवाद की पहचान होगी। सारांश, साहित्य के दो भेद होते हैं, ज्ञान साहित्य और ललित साहित्य। ज्ञान के साहित्य का अनुवाद अपेक्षाकृत सरल होता है। अनुवाद के लिए 4 विशेषताएं अपेक्षित हैं: मूल भाषा, अंग्रेजी का समन्वयक ज्ञान, अनुवाद भाषा हिंदी का अधिकार, विषय का स्पष्ट ज्ञान और अभ्यास। ये अगर चारों विशेषताएं
अनुवादक में हैं तो अनुवादक एक सफल अनुवादक के रूप में पहचाना जाएगा। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के साधन एवं उपकरण, मानक अंग्रेजी कोश, रैंडम हाउस आदि, हिंदी अंग्रेजी कोश और हरदेव भारी द्वारा संपादित कोश, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावली अंग्रेजी हिंदी कोश में उपलब्ध पारिभाषिक कोशों को बारे में जानना और उनके शब्दों का विन्यास पहचान कर अनुवाद करना। अनुवाद कार्य की प्रमुख जो समस्याएं हैं जो अनुवादक के सामने आती हैं, उपयुक्त पर्याय चयन, कर्तव्यवाच्य और क्रमवाच्य का अनुवाद, मिश्र वाक्य का अनुवाद तथा कहावत एवं मुहावरों का अनुवाद। सफल अनुवाद के 4 गुण होते हैं: शुद्धता अर्थात अर्थ तथा भाषा की शुद्धता, भाषिक स्वतंत्रता, प्रभाव और सुवाक्यता, अनुवाद की गंध से यथासंभव मुक्त होना चाहिए। अनुवादक तभी सफल अनुवाद कर सकता है। धन्यवाद।